Sure. So in the last class we were discussing about the Newton's laws of motion. Newton's laws of motion. And we have discussed all the three laws of Newton. Okay, first law, second law, third law. First law is the definition of inertial frame. फर्स्ट लॉ के अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आगे उसको डिस्टर्ब नहीं करे, या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पर रहेगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा अगर उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है, यानी कि नेट फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता रहेगा। फिर हमने सेकंड लॉ की बात करी, अगर कोई नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है तो उस केस के अंदर दिस नेट फोर्स वुड बी इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और सेकंड लॉ के अंदर हमने बात की कि ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है किसके लिए, फॉर अ पॉइंट पार्टिकल। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ पॉइंट पार्टिकल। अब हमें अल्टीमेटली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की डील करनी है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स यानी कि जैसे कि रिमोट, दिस इज एक्सटेंडेड बॉडी, ये पॉइंट पार्टिकल तो नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। सो हम इसी लॉ को एक्सटेंड कर देंगे एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए और वहां पर हम यूज करेंगे टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो इन दोनों चीज को यूज करके हम न्यूटन सेकंड को एक्सटेंड कर देंगे एक्सटेंडेड बॉडीज तक। नाउ थर्ड लॉ दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहां पर एक्शन रिएक्शन क्या है, एक्शन रिएक्शन आर द पेयर ऑफ फोर्सेस। एक्शन इज अ फोर्स applied by one object on the other object. So if we are having two objects, if object A is applying a force on the object B, then Newton's third law says that immediately the object B will apply a force on the object A. Suppose force applied by A is and force applied by B on A is, so these two forces would be equal and opposite. So this was the statement of Newton's third law. Everyone should be very clear about it. And then we start with free body diagram. Then we started with free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या था, दैट यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द सिस्टम, आइडेंटिफाई द सिस्टम जिसके मोशन को हमें स्टडी करना है। फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द सिस्टम, देन सेकंड थिंग इज include all the forces acting on the body. बिल्कुल, include all the forces acting on the body, and third step is then we'll write down that vector sum of all these forces, it would be equal to mass of the body times the acceleration of the body. हम फाइनली फिर इस इक्वेशन का यूज करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ बनाने से पहले जरूरी है कि हम सारी फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लें जो एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। स्टेप्स पर पहुंचने से पहले सारी की सारी फोर्सेस हमें पता होनी चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम
for the following cases. First one, we are having two objects. This is M1, this one is M2. This is M1 and this one is M2. ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं हमारे रेस्ट के ऊपर. So इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. सबसे पहले क्या करेंगे, सारी की सारी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ M1g towards the center of the earth. सेकंड वाले ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ towards the center of earth. ठीक है, ये फोर्सेस हमने आइडेंटिफाई कर ली. अब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये फर्स्ट ब्लॉक नीचे तो जा नहीं रहा है. सो इसका मतलब सरफेस पे कोई फोर्स लगाई होगी इसके ऊपर. सो दिस सरफेस M1 और जो नीचे वाली सरफेस है इसके बीच में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगी. से दिस इज N1. ठीक है, ग्राउंड को ये ब्लॉक पुश करेगा सेम फोर्स N1 से. थर्ड ब्लॉक ऐसे ही ऑब्जेक्ट M2 ग्राउंड इसको पुश कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में बाय फोर्स N2. सो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये ग्राउंड को पुश करेगा डाउनवर्ड विद द सेम फोर्स N2. अगर कांटेक्ट फोर्स, दोनों ब्लॉक भी तो आपस में कांटेक्ट पर है, यहां पर कोई फोर्स होगी क्या? ये दोनों ब्लॉक भी तो आपस में कांटेक्ट पर है एट दिस सरफेस. सो मान लेते हैं यहां पर कोई फोर्स है कि लेफ्ट वाला ब्लॉक राइट वाले ब्लॉक को पुश कर रहा है टुवर्ड्स राइट, राइट वाला ब्लॉक लेफ्ट वाले ब्लॉक को पुश कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट. न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये फोर्स N3 है तो ये वाली फोर्स भी कितनी होगी? N3. जितनी फोर्स से लेफ्ट वाला ब्लॉक राइट वाले ब्लॉक को आगे पुश कर रहा है उतनी ही फोर्स से राइट वाला ब्लॉक लेफ्ट वाले ब्लॉक को पुश करेगा. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ. ओके, यस सर. अच्छा, अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको प्लस x ले लेते हैं. दिस इज y डायरेक्शन. पॉजिटिव डायरेक्शन इज दिस एंड पॉजिटिव डायरेक्शन इज दिस. लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेशनरी है. अगर मैं बात करूं फ्री बॉडी डायग्राम की, M2 मास की, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाना है तो इस मास को मैं कोई पार्टिकल से डिनोट करूंगा. इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी फोर्सेस मैं यहां पर इंक्लूड कर दूंगा. M2 के ऊपर फोर्स लग रही है ग्रेविटी की डाउनवर्ड, दिस इज M2g. और कौन सी फोर्स है M2 के ऊपर? नीचे से ग्राउंड इसको ऊपर की डायरेक्शन में पुश कर रहा है बाय फोर्स N2. और राइट साइड में इसको पुश कर रहा है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेफ्ट, राइट साइड में इसको पुश कर रहा है लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट. कितनी फोर्स से? N3. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पर है, मूव नहीं कर रहा बिल्कुल भी. इसका एक्सीलरेशन 0 है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. तो x डायरेक्शन के अंदर मैं इक्वेशन लिख सकता हूं that fx should be equal to mass of the object times acceleration along the x direction and along the y direction m2 into ay. यहां तक दोनों मेरे साथ है बच्चे? यस सर. x डायरेक्शन y डायरेक्शन दोनों में से किसी डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है. सो fx कितना है? fx is n3. n3 should be m2. एक्सीलरेशन है क्या x डायरेक्शन में? नहीं है, that is 0. so n3 कितनी हो जाएगी? n3 is 0. y डायरेक्शन में फोर्स कितना है? प्लस y डायरेक्शन के अंदर अगर हम बात करें, प्लस y डायरेक्शन में फोर्स कितना है? n2
माइनस m2g प्लस y डायरेक्शन में फोर्स कितना है n2 माइनस m2g दिस शुड बी इक्वल टू m2 into 0 क्योंकि y डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है यानी कि एक्सीलरेशन 0 होगा सो n2 is equal to m2g okay now let us try to draw the free body diagram for m1 this is m1 m1 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में which is m1g m1 को ग्राउंड पुश कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में बाय फोर्स n1 और m1 को लेफ्ट डायरेक्शन में पुश कर रहा है राइट वाला ब्लॉक दिस इज n3 n3 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं n3 0 सो n3 यहां पर भी 0 ही होगा n3 is 0 and force along the y direction are balanced y direction में तो मोशन है ही नहीं so force along the y direction this should also be 0 Fy is 0 y direction में force कितनी है n1 minus m1g this is equal to 0 so n1 is equal to m1g n1 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई n2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई n3 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई यानी कि जब ये बॉक्स स्टेशनरी है दोनों के दोनों बॉक्स स्टेशनरी हैं तो ये एक दूसरे को इस कॉमन सरफेस के लॉन्ग पुश नहीं करेंगे कौन सी कॉमन सरफेस जो m1 और m2 के कांटेक्ट में है ठीक है जो कॉमन सरफेस है m1 और m2 के बीच इसके लॉन्ग कोई भी फोर्स नहीं है इस क्लियर फ्री बॉडी डायग्राम कौन सा था एक ये और एक ये ओके yes sir तरन शिवेश चलो एक और एग्जांपल देखते हैं सेकंड केस you have to draw the free body diagram for every case Please draw the free body diagram in this case. तो मैं हेल्प करता हूँ फटाफट आपकी ब्लॉक m1 इसको डाउनवर्ड पुश कर रही है कौन ग्रेविटी विद फोर्स m1g ब्लॉक m2 इसको भी डाउनवर्ड ग्रेविटी पुश कर रही है विद फोर्स m2g ओके अब हम बात करते हैं इस वाली सरफेस की ग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट m1 सो इस सरफेस के लॉन्ग ग्राउंड पुश कर रहा है m1 ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स से n1 और ये ग्राउंड को पुश कर रहा है बाय फोर्स n1 अब अपर सरफेस पे देखते हैं अपर सरफेस के ऊपर नीचे वाला ब्लॉक इसको ऊपर पुश कर रहा है बाय फोर्स n2 और ये नीचे वाले ब्लॉक को पुश कर रहा है बाय फोर्स n2 यहां तो कोई बात ना समझ में आई हो पूछ लेना इस कांटेक्ट सरफेस पर देखना इस कांटेक्ट सरफेस पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगी नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा ऊपर वाला ब्लॉक इमीडिएटली न्यूटन थर्ड लॉ एक्टिव होगा और नीचे वाले ब्लॉक को सेम फोर्स से पुश करेगा ठीक है फिर ग्राउंड और फर्स्ट ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है यहां नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n1 अपवर्ड होगी और m1 ब्लॉक ग्राउंड को पुश करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बाय फोर्स n1 स्टेप बाय स्टेप सारी फोर्सेस हमने प्रूव की अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द अपर ब्लॉक
दिस इज M2। M2 के ऊपर फोर्स कौन कौन सी है? वी हैव M2G। M2 के ऊपर और कौन सी फोर्स है? N2 जो नीचे वाला ब्लॉक इस पे लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वी हैव फोर्स N2 अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या कोई और फोर्स है इसके ऊपर? और कोई फोर्स मुझे तो नहीं दिखती। और वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा कोई मोशन भी नहीं है। जब वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा कोई मोशन नहीं है तो N2 बराबर होगा M2G के। N2 is equal to M2G। From the Newton's second law, forces should be balanced। अगर मोशन नहीं हो रहा रेस्ट पर है यानी कि forces should be balanced। मैंने दोनों फोर्स बैलेंस कर दिए। Now let us try to draw the free body diagram of M1। M1 के ऊपर कौन सी फोर्सेस हैं? We are having gravitational force M1G downward। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कोई और फोर्स है? M1 के ऊपर। M1 को ऊपर वाला ब्लॉक नीचे दबा रहा है N2 फोर्स से। सो यहां पर N2 फोर्स किया जाएगा। सबसे पहले इसको N1 फोर्स से ग्राउंड सरफेस ऊपर पुश कर रहा है। ऊपर वाला ब्लॉक N2 फोर्स से इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। दिस इज N2। क्या कोई और फोर्स है? M1 के ऊपर क्या कोई और फोर्स है? नो सर। क्या ये ब्लॉक मूव कर रहा है? सारी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में आपको मूव होता दिखाई दे रहा है? इसका मोशन ही नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है। यानी कि जो भी नेट फोर्स होगी along the y direction it has to be 0। so net force along the y direction is N1 minus M1G minus N2। this thing is equal to 0। so from here N1 is equal to N2 plus M1G। N2 is M2G plus M1G। so the value of M1 is M1 plus M2 into G। इस लिए दोनों नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास आ गए। दोनों के दोनों नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास आ गए। एक बार देख लो तो बताओ। Let us take the third case। This one is M1, this one is M2, and this one is M3। So what you have to do? You have to draw FBD and find normal force and find the normal force at each contact surface। Find the normal force at each contact
surface. Please do it. Please see, this one is, इसको मान लेते हैं, this is surface 1, this is second contact surface, this one is third contact surface, N1, N2, N3 इस तरीके से ले लेना. So give me the value of N1, N2, N3. Do it. Okay, there are three surfaces. तीन सरफेस हैं, दो कांटेक्ट में हैं, दो सरफेस. यहाँ पर तीन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होंगे. Do it. I am drawing the free body diagram for you. On the first rock, Earth is pulling it by force m1g. Second rock, the Earth is pulling it by m2g. Third rock, the Earth is pulling it by m3g. Now at the first surface, the first surface is pushing up the block by force m1, and this surface, at this surface, m1 block is pushing Earth downward by the same force. It is third law. अब जाते हैं सेकंड सरफेस के ऊपर. सेकंड सरफेस के ऊपर आप देखोगे नीचे वाला ब्लॉक m2 ब्लॉक को ऊपर पुश कर रहा है by force n2. ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक को पुश करेगा by the same force n2. अब जाते हैं थर्ड सरफेस के ऊपर. एट द थर्ड सरफेस m3 ब्लॉक m2 को पुश करेगा डाउनवर्ड बाय फोर्स n3, एंड नीचे वाला ब्लॉक इसको ऊपर पुश करेगा बाय द सेम फोर्स n3. I have included all the forces. So let us start with m3. This is block with mass m3. इसके ऊपर जितनी फोर्सेस हैं वो सारी फोर्सेस हम इंक्लूड कर देंगे. So at m3 gravity is pulling it downward by force m3g, and m2 block is pushing it up by force n3. There is no motion along the y direction. So these forces must be balanced. Therefore, n3 minus m2g, m3g, it should be 0. Therefore, normal contact force n3 is equal to m3g. This is the value of n3. Then we are having the second block. This is m2. Gravity is pulling it down by force m2g. n2 is equal to m2g. नहीं बेटा, जब m2 को देखो जितनी फोर्स है सारे इंक्लूड करो. ग्रेविटी नीचे खींच रही है m2g से. m2 equals to m2g plus m3. हाँ जी. So n2 इसके ऊपर लग रही है ऊपर डायरेक्शन में. m2 ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स है वो इंक्लूड कर दिया. इसका वेट नीचे वाला ब्लॉक ऊपर पुश कर रहा है m2 फोर्स से, और m3 ब्लॉक इसको नीचे पुश कर रहा है n3 फोर्स से. अब ये सब कुछ इक्विलिब्रियम के अंदर है, कोई भी मोशन नहीं है y डायरेक्शन के अंदर. Therefore n2 should be equal to n3 plus m2g. And n3 की वैल्यू है m3g. So n2 is equal to
m2 plus m3 into g. ये है ना आंसर करेक्ट शिवेश? Yes, clear. ओके, अब अगर m1 के ऊपर आपको सारी फोर्सेस निकालनी है, so let us draw the free body diagram for m1. This is m1, इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड which is m1g. नीचे की सरफेस इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है, that force is m1. ऊपर की सरफेस इसको नीचे पुश कर रही है, कितनी फोर्स है n2. भाई सेकंड सरफेस पर ऊपर वाला ब्लॉक कौन सा है इसके? m2. m2 इसको नीचे पुश कर रहा है क्योंकि m2 कांटेक्ट में है, और m2 कितनी फोर्स से पुश कर रहा है नीचे? n2 फोर्स से. सो n2 मैंने नीचे की तरफ बना दिया. नाउ y डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, देयरफॉर n1 minus n2 minus m1g is equal to 0. So n1 is equal to n2 plus m1g. And value of n2 is m2 plus m3g. So the value of n1, it turns out to be m1 plus m2 plus m3 into g. Is this clear? एक बार और देख लो. So step 1 हमारे पास है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. सारी फोर्सेस इंप्रूव करनी है तो किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, और कोई भी ऐसी फोर्स इंप्रूव नहीं कर रही जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट ना कर रही हो. ठीक है, या ये बॉडी दूसरी बॉडीज के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वे फोर्सेस आपको इंप्रूव नहीं कर रही. कोई भी फोर्स ना छूट जाए जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हो और आपने इंप्रूव नहीं करी हो. So this is the free body diagram, and once your free body diagram is there, you can apply the Newton's second law. ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा या ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्सेस हो जाएंगी बैलेंस. हर एक डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे. ओके, Yes, sir. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? Now there is a note that in case of round shaped bodies, normal passes through geometric center. In case of round shaped bodies, normal passes through geometric center. Suppose we are having a round shaped body like this, इसका center है हमारे पास. This is a round shaped body, center is this, and it is kept on the horizontal surface. It is kept on the horizontal surface. It is kept on the horizontal surface. This is the center C. So the mass of this round shaped body, it will act at the center. This force is mg, the weight of the body. Now the normal force will, the contact force which is at the surface, इस surface के ऊपर ही normal contact force होगी ना, so ये normal contact force जाएगी आपके center. This is M. The normal contact force passes through the center. ये बात क्लियर हुई?
नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कहां कर रही है? इस सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही है जहां पर ये राउंड बॉडी और अर्थ कांटेक्ट है. Force is acting at this point, but the line of force is passing through the center of the body. What I am saying? जो line of force है ये इस बॉडी के सेंटर से पास होके जाएगा. Clear? Yes, sir. Example. Now suppose we are having a situation which is like this. A spherical shaped body is placed like this. हमारे पास एक राउंड शेप्ड बॉडी है जो इस तरीके से रखी हुई है. ठीक है, इसका सेंटर है यहाँ पर. दिस इज द सेंटर C. दिस इज द सेंटर C. तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होगी वो पास होगी सेंटर से. से दिस इज N1. ये बॉडी यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सो ये दोनों फोर्स पास होगी सेंटर से. से दिस इज N2. दिस इज N1, दिस इज N2. वेट इस बॉडी का लगेगा डायरेक्टली डाउनवर्ड. Weight is body का लगेगा डायरेक्टली डाउनवर्ड. This is mg. क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पर है? क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? Yes, sir. अरे कहाँ मूव कर रहा है यार? एक स्फेरिकल शेप बॉडी यहाँ पे रखी, रेस्ट पे रखी है कि नहीं रखी है? अरे क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा? इसको इस तरीके से ये बॉडी इन दो एजेस पर मैंने ऐसे रखी. क्या ये बॉडी मूव कर रही है? बताओ. No, sir. नहीं कर रही ना. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ क्या नॉर्मल फोर्स नहीं होगी? बिल्कुल होगी. इधर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि यहाँ नॉर्मल फोर्स लेफ्ट हैंड वाली साइड, यहाँ भी एक नॉर्मल फोर्स होगी. इसका वेट नीचे लग रहा है लेकिन क्या है बॉटल मूव कर रही है, यानी कि सारी की सारी फोर्सेस क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड होनी चाहिए. इसी तरीके से ये गैप था, यहाँ पर आपने एक बॉटल रख दी. ओके. एक फुटबॉल इस तरीके से रेस्ट कर रही है. सो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वेक्टर सम ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस N1 plus N2 plus mg. The vector sum of all these three forces should be 0. क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, तो मोशन ही नहीं, तो यानी कि नेट फोर्सेस कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. क्लियर है? Yes.
सो हो गया क्या शिवेश? No, sir. Find magnitude of normal force in each case. Find magnitude of normal force in each case. This one is 20 kg and the upper one is 5 kg. Okay, finding the normal force in each case. दो surfaces है हमारे पास, one is this and one surface is this. So इस surface के ऊपर ground ऊपर की तरफ push कर रहा है by force N1 और ये ground को push कर रहा है by force same force N1. इस वाली सरफेस पर ग्राउंड ऊपर पुश कर रहा है बाय फोर्स N2 सॉरी नीचे वाला 20 kg ब्लॉक इसको ऊपर पुश कर रहा है बाय फोर्स N2 ये नीचे वाले ब्लॉक को पुश करेगा बाय द सेम फोर्स N2 गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ N1 and N2 Find N1 and N2. Sir, N250 or N1 250. Correct. Correct answer है Yes, sir, N250. Okay. Good. So let us make the free body diagram of 5 kg. 5 kg block इसका weight नीचे लग रहा है कितना 5 into g and इसके ऊपर फोर्स लग रही है N2 upward direction बट ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है इक्विलिब्रियम में है so N2 should be equal to 5g value of g is 10 so N2 is equal to 50 Newton N2 is equal to 50 Newton free body diagram for the first body is इसका weight नीचे लग रहा है कितना m1g m1 is 20 this is its weight downward ऊपर वाला ब्लॉक इसको नीचे पुश कर रहा है कितनी फोर्स से N2 और नीचे से ग्राउंड इसको पुश कर रहा है ऊपर डायरेक्शन में by the force N1 so from this N1 should be equal to N2 plus 20g N2 is 50 20g is 200 so the answer is 250 Newton N1 is 250 Newton and N1 is 50 Newton let us try to see one more case
This block is of 10 kg. This block is of 10 kg. And suppose you are pushing it from the left direction by a force of 50 Newton. 10 किलो का ब्लॉक है, कॉर्नर में रखा हुआ है, लेफ्ट साइड से आप इसको पुश कर रहे हो 50 न्यूटन की फोर्स से। तो आपको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बतानी है एट द सरफेस 1। मैं इसको मानता हूं फर्स्ट सरफेस एंड दिस वन इज द सेकंड सरफेस। फाइंड नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एट सरफेस 1 एंड सरफेस 2। Find normal at surface 1 and surface 2. Please do it. नॉर्मल फोर्स निकाल दो फर्स्ट सरफेस पर और सेकंड सरफेस पर। जहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पर एक कांटेक्ट फोर्स होगी, और जो कांटेक्ट फोर्स सरफेस पे नॉर्मली होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इतनी सी बात है, इतना ही आपको ध्यान रखना है कि नहीं। सो यहां ये ब्लॉक एक तो दीवार के कांटेक्ट में है जिसको हमने बोल दिया सरफेस पर, और ये ब्लॉक साथ साथ नीचे ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में भी है जिसको हमने बोल दिया सरफेस 2। अब इस कांटेक्ट सरफेस पर एक नॉर्मल फोर्स होगी, यहां इस डायरेक्शन में और यहां नॉर्मल टू द सरफेस इस डायरेक्शन में। ओके, आपको बस इतना बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ग्राउंड सरफेस 10 केजी ब्लॉक को ऊपर पुश करेगा, इसको मान लेते हैं N1। ग्राउंड सरफेस इसको ऊपर पुश करेगा बाय फोर्स, सेकंड सरफेस का N2। अब ये ब्लॉक ग्राउंड को नीचे पुश करेगा बाय फोर्स, बाय द सेम फोर्स N2। अब इस कांटेक्ट सरफेस पर क्या होगा, दीवार को लेफ्ट साइड में पुश करेगी नॉर्मली बाय द फोर्स N1, और ये ब्लॉक दीवार को पुश करेगा इस डायरेक्शन में बाय द फोर्स N1। न्यूटन थर्ड लॉ है कि नहीं। और इस बॉडी का वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इस 10 केजी ब्लॉक का वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा कितना, mg। अब मैंने देखो आपके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की भी बहुत सारी आसानी कर दी। अब बस मुझे आप n1 और n2 की वैल्यू दे दीजिए। Sir, N2 is 100 Newton. हाँ जी ठीक है। इतना टाइम लग रहा है यानी कि अभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपसे आया है, वरना कोई इतना लंबा खेल ही नहीं है इसमें। स्टेप 1 क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। स्टेप कीजिए ब्लॉक को एक पॉइंट से हम डिनोट कर देते हैं। इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी है, एक तो इसका वेट की है जो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, जो कितना है 10g। सारी फोर्सेस प्रूव करनी है जो इस ब्लॉक के ऊपर लगी है। नीचे से ग्राउंड सरफेस इसको ऊपर पुश कर रही है बाय फोर्स N2। राइट वाली सरफेस इसको लेफ्ट में पुश कर रही है बाय फोर्स N1। राइट वाली सरफेस इसको लेफ्ट में पुश कर रही है बाय फोर्स N1। अब लेफ्ट साइड से 50 न्यूटन की फोर्स लगी है इस ब्लॉक के ऊपर राइट डायरेक्शन में, तो एक फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन।
सारी फोर्स कंप्यूट कर दी ना हमने, इस ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रही थी, कोई फोर्स बची क्या? कोई फोर्स बची क्या? नो सर। शेष नहीं बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। शेष सर M1 is no over N2 plus 10G. दोबारा बताना। सर N1 is N2 plus 10G. वाह मेरे शेर वाह, मतलब गजब ही कर रही। Sir, N2 is 50. हाँ जी शेष, N2 is 50, सोचने वाली बात ही नहीं। कर बेटा इसमें देखो, ये अगर x डायरेक्शन लेगी प्लस x, ये प्लस y डायरेक्शन, यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, x मोशन y मोशन हम अलग ट्रीट करते हैं। आपने क्या किया, n1 के अंदर n2 को ऐड कर दिया, यार ये तो वेक्टर सम करके लिखते हैं। x डायरेक्शन में क्या मोशन है, ये ब्लॉक x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, यहीं पे अटका हुआ है। सो Yes सर, समझ गया। fx should be 0 and fy should be 0। y डायरेक्शन में क्या ब्लॉक मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा, सो y डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, n2 minus 10g, this is equal to 0। x डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, 50 minus n1, this is equal to 0। so n1 is 50, n2 is 100, n1 is 50 and n2 is 100। यार म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसलिए तो लिया है, हम ऐसा कर सकते हैं। Yes सर। और वैसे भी देखो यार, x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इधर से पुश कर रखा है 50 न्यूटन की फोर्स से, सो दीवार में 50 से लगा दी होगी तभी ये ब्लॉक यहाँ पे अटका हुआ है। n1 सीधा 50, जमीन के ऊपर रखा हुआ है, इसका वेट लग रहा है नीचे 100 न्यूटन, तो जमीन की इसको ऊपर के डायरेक्शन में 100 न्यूटन फोर्स लगा दी होगी, तभी ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। सो n1 और n2 देख के आपको बता देना चाहिए था 100 और 50, यानी कि अभी क्या समझ डेवलप नहीं हुई। अभी तो ठीक है, लोग उस फॉर्म में लिख दिया, अगर स्ट्रिक्टली हम रूल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी हम सही आंसर तक पहुंच जाने चाहिए। लेकिन रूल्स के साथ साथ मेन काम यही था, यार फिजिकल रियलिटी का डिस्क्रिप्शन है। फिजिक्स क्या है, फिजिकल रियलिटी का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर अल्टीमेट जो खेल है वो समझ गया, पहली चीज तो समझ गए, उसके बाद अगर यहाँ पर मैथमेटिक्स को कंबाइन कर देंगे तो फिर फिजिक्स की जो ब्यूटी है वो निकल के आती है। तो पहले स्टेप में फोल्डर ना करो, है ना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन fx fy, x मोशन y मोशन दोनों को आप अलग ट्रीट करोगे। भाई फोर्स मोशन का ही तो कारण है, और मोशन को हमने खूब स्टडी किया है कि x डायरेक्शन के अलोंग उसको हम अलग स्टडी करेंगे और y डायरेक्शन के अलोंग उसको हम अलग स्टडी करेंगे, है कि नहीं। और समस्या ये नहीं है कि तुम लोग बुद्धू हो, समस्या ये है कि तुम लोग रिवीजन नहीं करते। जो चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, वोलेटाइल है, उड़ जाएगी। अगर रिवीजन कर दिया 1-2-4 दिन के अंदर तो वो रहेगी, अगर रिवीजन ही नहीं किया तो वो वोलेटाइल है, उड़ जाएगी, याद भी नहीं आएगा कि क्लास में क्या बताया। तो तुम्हारे नोट्स कोई कॉपी के पीछे लिख दिया, कोई स्टार्टिंग में लिख दिया, बीच में लिख दिया, इस तरह के नोट्स होते होंगे। और मैं तुम्हें देता हूँ तो अरे पढ़ी तो यार पीडीएफ क्या करेंगे इसका। नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें से रिवीजन करने का मन भी करे,
और अगर रिवीजन नहीं कर पाओगे ना तो कोई फायदा नहीं है। ये जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अभी, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें रूल्स एंड रेगुलेशन सब भूल जाते हैं, समझ रह जाती है, और समझ बची नहीं। समझ ना तो बची और ना समझ बनी। कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता, एक बार ज्यादा समय गुजर जाता है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता। अगर समझ बन गई तो वो समझ ही आपके साथ रहेगी। तो रिवीजन कर दो, डॉक्टर बनोगे अपने लिए बनोगे, मरीज से तो पैसा ही लोगे, उसके लिए थोड़ा बनेगा। ऐसा पैसा उसे तुम्हें जाके देना है, जैसा किसी और को देना है। धन्यवाद अलग देगा, हाथ अलग जुड़ेगा, बाबूजी राम राम भी करेगा। Find the normal force. Find the normal contact force. Okay, a situation is given like this. Sir, this angle is given to be 37 degree and this angle is given to be 53 degree. And mass of this body is 10 kilogram. Mass of this round shaped body, इस बॉडी का मास है 10 किलो। अब आपको बतानी है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कहां ये स्फीयर कांटेक्ट में है? ये स्फीयर दो जगह कांटेक्ट में है। इस वाले सरफेस को मान लेता हूं, से दिस इज सरफेस 1, दिस वन इज सरफेस 2। सरफेस 1 से कांटेक्ट में है, सरफेस 2 से कांटेक्ट में है, तो यहां पर एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगी। ओके, यहां पर क्या होगी? एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगी। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सरफेस 1 पर जो है सेंटर से पास होगी, से दिस इज n1। सरफेस 2 पर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है ये भी सेंटर से पास होगी, this is n2। और इस बॉडी का जो वेट है वो डायरेक्टली डाउनवर्ड लगेगा। इस बॉडी का जो वेट है वो लगेगा डायरेक्टली डाउनवर्ड। दिस इज 10g। देखो सारी फोर्सेस बना दी मैंने। अब करना क्या? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। फ्री बॉडी डायग्राम, इस पूरी बॉडी को हम डिनोट करेंगे एक ब्लॉक से और सारी फोर्सेस यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे। g downward, n1 in this direction and n2 in this direction। यही बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम।
Yes, sir. So 37 53 90 यानी कि ये एंगल भी कितना है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स तो परपेंडिकुलर ही होता, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, यानी कि N1 इज पैरेलल टू सरफेस सेकंड, N1 इज पैरेलल टू सेकंड सरफेस, यानी कि हॉरिजॉन्टल से जो N1 एंगल बना रहा है वो कितना है, 37 डिग्री। N2 is parallel to surface 1, N2 is parallel to surface 1, so N2 कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, 53 डिग्री। अब सेम यही, ना x डायरेक्शन में मोशन है ना y डायरेक्शन में मोशन है क्या? मुझे तो नहीं दिखता है ना। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस प्लेन के अंदर ही सारी फोर्सेस है, यानी कि xy प्लेन के अंदर ही सारी फोर्सेस है। ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी फोर्सेस एक प्लेन के अंदर ही है ना, थ्री डायमेंशन में कोई फोर्सेस नहीं है। तो ये सारी की सारी फोर्सेस मैं कह सकता हूं xy प्लेन में है। सो मैं इन फोर्सेस को x एक्सिस और y एक्सिस के अराउंड रिजॉल्व नहीं कर सकता क्या? मैं इन सारी फोर्सेस को x और y के अराउंड रिजॉल्व कर सकता हूं। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, नेट फोर्स अलोंग द x डायरेक्शन, दिस इज 0, एंड नेट फोर्स अलोंग द y डायरेक्शन, ये भी 0 होगा। क्यों? बिकॉज़ दिस इज इन इक्विलिब्रियम, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। Is this clear? Give me the value of N1 and N2. अब N1 और N2 की वैल्यू निकाल के मुझे दे दो। Give me the value of N1 and N2. आज ही बताओगे, कल बताओगे? सर एक सेकंड।
So N1 400. N1 400 और 100 तो मेरे को नहीं दिखती है। अच्छा एक काम करते हैं ना, देखो सारी की सारी फोर्सेस x और y के लोग ही लिख लेते हैं। n1 So तो N1 N2 equal हो गया। बेटा n1 और n2 इक्वल कैसे हो जाएंगे? देखो हमको फोर्स अलोंग x डायरेक्शन, नेट फोर्स x डायरेक्शन के अलोंग 0 है, नेट फोर्स y डायरेक्शन के अलोंग 0 है। तो मैं फोर्सेस को, कितनी भी फोर्सेस मेरे पास है, मैं x और y डायरेक्शन के अलोंग ही उनको रिजॉल्व कर दूंगा। वेट तो पहले से ही y डायरेक्शन के अलोंग है, दिस इज tan g। n1 का कंपोनेंट x डायरेक्शन में, दिस वन n1 sin 37 is 3/5, cos of 53 is, this is n2 cos 53, so this one is n2 into 4/5। ऐसे n2 का वर्टिकल कंपोनेंट is this one, this is n2 sin 53, that means 3/5 n2। ऐसे ही n1 का y कंपोनेंट, n1 का y कंपोनेंट कितना है, दिस वन, ये कितना है n1 cos n1 sin 37, that is 3/5 n1, and n1 cos 37 is, so this should be 4/5, this is 4/5 n1। कैसे? because cos 37 degree is 4/5 and sin 37 degree is 3/5 approximately। So x डायरेक्शन के along नेट फोर्स कितनी है, along x नेट फोर्स तो 0 ही होनी है, so x डायरेक्शन के along फोर्स है 4/5 n1 minus 4/5 n2, this is equal to 0। cos 53 is 3/5, sorry, cos 53 is 3/5 and sin 53 is 4/5, cos 53 this is 3/5 and sin 53 this is 4/5। Three by five and two, this thing is equal to 0 along x direction and along y direction. The equation would be 4/5 and 2 plus 3/5 and 1. This should be equal to 10g. This should be equal to 10g. Take 5 on other side, so we are having 4 and 2 plus 3 and 1. This is equal to 50g. 50g means 500. Now from this equation, 4 and 1, this is equal to 3 and 2. 4 and 1, this is equal to 3 and 2. Now, what is this equation? What is this equation? Please solve.
ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? Yes, sir. बस अब n2 की वैल्यू उठाकर पुट कर दो। n2 इज इक्वल टू 4/3 n1, n2 is 4/3 n1 into 4 plus 3 n1. This is equal to 500. So 16/3. This is 16 n1 plus 9 n1. This is equal to 1500. So 25 n1 is 1500. n1 is equal to 1500 upon 25, which is equal to 60 Newton. So n1 is 60 Newton. Then n2 is 4. तो इससे पहले मेरे अंदर 6 आ रहा था n1 कितना आ रहा था? सर 6 है मैंने 4/5 plus 10 कर दिया। कोई बात नहीं। तो आंसर कितना आया? एक 60 न्यूटन, एक 80 न्यूटन। Yes, sir. n1 is 60 and n2 is 80 न्यूटन। करा देखो, कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या था कि ये स्फेरिकल बॉडी रेस्ट कर रही है इस तरीके एक 90 डिग्री वाले वेज के ऊपर। अब जहां पर ये बॉडी कांटेक्ट में है वहीं से तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स निकलेगी और ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बॉडी के सेंटर से पास होगी। ठीक है, तो यानी कि n1 का जो एंगल बन रहा है, n1 जाएगी इस वाली साइड के पैरेलल। सो n1 का जो एंगल है 37 बनेगा, n2 का एंगल इसी तरीके से 53 बनेगा। तीन ही फोर्स है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 1, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 2 और वेट ऑफ द बॉडी। इन तीनों का वेक्टर सम 0 आ रहा है। वेक्टर सम 0 होने का मतलब क्या है? ना तो x डायरेक्शन के अलोंग कोई फोर्स है, ना y डायरेक्शन के अलोंग कोई नेट फोर्स है। तब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सकती है, अदरवाइज ये बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर रह ही नहीं सकती। है ना? Yes, sir. चलो, please try to solve no problem. This time we are having a situation like this. This force is say N1, this one is say N2, and this angle is given to be 30 and the other angle is 60. This angle is given to be 30 degree and this angle is given to be 60. Please do it. And mass of this body is, let us take the mass of it to be M is 10 kg.
Find the value of n1 and n2. Find value of n1 and n2. Please try to solve this. Again the body is in equilibrium. सारी की सारी forces का vector सब 0 होना चाहिए. अगर हम इसकी बात करें, weight of the body will act. Yes sir, n1 plus n2 plus mg equals to 0. And vector sum of n1 plus n2 plus mg, this has to be 0. या फिर हम क्या करेंगे, इसको x और y डायरेक्शन के लॉन्ग रिजॉल्व कर देंगे. फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. दिस इज n1 and this one is n2. This is tan g. So we have to resolve this along x and y direction. This is x and this is y. The angle is 30 और ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री. अब हम जानते हैं कि नेट फोर्स along x direction this has to be 0. x direction के along नेट फोर्स कितनी है? One is n1 sin 60 minus n2 sin 30 minus n2 sin 30, ये होना चाहिए इक्वल टू 0. ऐसे नेट फोर्स अराउंड द y डायरेक्शन शुड बी 0, क्योंकि y डायरेक्शन के अलोंग भी कोई एक्सीलरेशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है. सो f नेट y इज 0 और y डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स कितनी है? n1 cos 60 प्लस n2 cos 30 minus tan g equal to 0, so this is equal to tan g, that is 100. One is this and another equation is this. Sin 60 is root 3 by 2. Let me do it here. Sin 60 is root 3 by 2 n1. Sin 30 is 1 by 2. This is 0. So this implies that n2 कितना होगा? n2 हो गया हमारा root 3 times n1. n2 is root 3 times n1. Now it is n1 cos 60. Cos 60 is 1 by 2. So n1 by 2 plus n2 is root 3 n1. This is root 3 n1. And cos 30 is root 3 by 2. This is equal to 100. So we are having n1 plus 3n1. This is equal to 200. So n1 is 50. n1 is 50. So what is n2? n1 is 50. So what is n2? From this equation, n2 is root 3 n1 and it is root 3 into 50. So it is 50 root 3 Newton. $50 Newton and 50 root 3 Newton.
Is this clear? Yes, sir. Okay. अब अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं? अभी तक तो आपने कोई भी बॉडी को मूव नहीं कराया है ना, सारी की सारी बॉडीज इक्विलिब्रियम में है। अब नेक्स्ट क्लास से क्या होगा? मोशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास से ये ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई वेज है और यहाँ पर हमारे पास कोई ब्लॉक है, वहां से हम मानेंगे कि सारी की सारी सरफेस फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस क्यों मानेंगे? क्योंकि अभी हम कॉम्प्लेक्सिटी को कम ही रखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि न्यूटन के सिद्धांत किस तरीके से वर्क करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी कॉम्प्लेक्सिटीज यानी कि जो नंबर ऑफ फोर्सेस हैं उनको कम से कम रखना चाहेंगे। तो इसलिए हम एक assumption लेके चलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है या फ्रिक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस सरफेस के ऊपर। तो इस ब्लॉक के ऊपर अब जो एकमात्र फोर्स बचेगी वो बचेगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और इस ब्लॉक के ऊपर जो दूसरी फोर्स बचेगी दैट वुड बी द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इन दोनों फोर्सेस के वेक्टर सब, इन दोनों फोर्सेस का जो नेट होगा उस डायरेक्शन के अलोंग इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, एक फोर्स ये है, दूसरी फोर्स ये है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिजिकली ये ब्लॉक इस प्लेन के अलोंग ही स्लाइड करेगा, इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ही स्लाइड करेगा। तो हम क्या लेंगे? इसी डायरेक्शन को x ले लेंगे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y ले लेंगे। सो भी क्या बन गया? यही xy प्लेन के अंदर मोशन है और ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन के अलोंग ही मूव कर रहा है। हो गई बट डायमेंशनल प्रॉब्लम, y के अलोंग मोशन ही नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा प्लेन के अलोंग ही, y डायरेक्शन के अलोंग मोशन है ही नहीं। तो यानी कि y डायरेक्शन के अलोंग जो नेट फोर्स है वो 0 होनी पड़ेगी, और जितनी भी नेट फोर्स है वो x डायरेक्शन के अलोंग होगी, वो किसके बराबर होगी? फोर्स, net force along the x direction, it should be equal to mass of the body multiplied by acceleration along this direction. ax क्या है? acceleration along the plane। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? ax क्या है? ax is acceleration along the plane। मुझे दिख गया जिस डायरेक्शन के along मेरा ब्लॉक मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन को मैंने x एक्सिस ले लिया। ठीक है ना करण? Yes, sir. अब न्यूटन का सिद्धांत यूज करके हम उसका एक्सीलरेशन निकालें। एनी क्वेश्चन शिवेश? No, sir. So this is all for now and see you in the next class.